गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का 9th डे, 9वां दिन, और हमारा चैप्टर चल रहा है मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बाजार एवं मूल्य निर्धारण। लास्ट क्लास में भी हमने मार्केट के बारे में बातचीत की थी कि बाजार किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण बताया था आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। आज का प्रश्न लिख लीजिए, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। बाजार का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बाजार का फैलाव। किसका बाजार बड़ा होगा, किसी का संकुचित होगा, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रभाव पड़ता है एडवर्टाइजमेंट। पहला पॉइंट, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, सारे पॉइंटों में एक जैसा मैटर लिखना है। मैं आपको एक में पूरा अच्छी तरीके से लिखा दूं, उसी प्रकार से लिखते रहिएगा। विज्ञापन लिखो, एडवर्टाइजमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। विज्ञापन बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है, या विज्ञापन बाजार के विस्तार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। Advertisement play very important role for the expansion of market. If the sources of advertisement, यदि विज्ञापन के साधन देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे, if the source of advertisement is available in bulk quantity in the country, यदि विज्ञापन के साधन देश में प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में होंगे, देन द मार्केट ऑफ कमोडिटीज आर वेरी वाइड, तो वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा। देन द मार्केट ऑफ कमोडिटीज आर वेरी वाइड, तो वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा। अदरवाइज मार्केट विल बी नैरो, अन्यथा बाजार संकुचित होगा। अदरवाइज मार्केट विल बी नैरो। आज आप देख रहे होंगे कोई प्रोडक्ट बनता कहाँ है और बिकता पूरे हिंदुस्तान में। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। टीवी पर हम देख लेते हैं मैगी, फेयर एंड लवली, है ना। अब वो भले ही कहीं भी बनाओ, पर आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो एडवर्टाइजमेंट से वो क्या हुआ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बिकता है माल। ठीक है, एक तो एडवर्टाइजमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पहला विज्ञापन। सेकंड, बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सुविधाएं। इसको बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज भी बोल सकते हैं, बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाएं। जिस देश में बैंकिंग सुविधाओं का जितना अधिक विस्तार होगा, इफ द बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द कंट्री इन द बल्क क्वांटिटी, जिस देश में बैंकिंग सुविधा का जितना अधिक विस्तार होगा, देन मार्केट ऑफ कमोडिटी विल बी वाइड, तो वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा। अदरवाइज मार्केट विल बी नैरो, अन्यथा बाजार संकुचित होगा।
आपको मालूम है बेटा बैंकिंग कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी प्रोवाइडेड लोन फैसिलिटी टू द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। बैंकिंग कंपनी व्यापार को और उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ना इजी पेमेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू बैंक। बैंक के माध्यम से राशि को, अमाउंट को, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। आज कोलकाता से माल मंगाना है मान लो, तो यहाँ से सीधे पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। अब जैसे ही पैसा पहुँचा वो माल भेज देता है, आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंकिंग फैसिलिटी है ना। 2, तीसरा लिखो, इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनियाँ। इंश्योरेंस कंपनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। बीमा कंपनियाँ बाजार के विस्तार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इंश्योरेंस कंपनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। बीमा कंपनियां बाजार के विस्तार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द गिफ्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार बीमा कंपनियों की देन है। इंटरनेशनल मार्केट इज द गिफ्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी या मैराइन इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस बोलते हैं। मैरिन इंश्योरेंस मतलब समुद्री बीमा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार समुद्री बीमा की देन है। आज जितना भी गुड्स, ये एक लॉ है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी गुड्स करेंगे, वस्तु का आयात या निर्यात करेंगे, तो इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। वस्तु के आयात निर्यात के लिए बीमा करना ज़रूरी है ना। और इंश्योरेंस रहता है तो बिजनेसमैन फ्री रहता है। एक बार शिप पे माल लोड कर दिया, जहाज़ पे माल चढ़ा दिया, इसका मतलब अब तो पैसा आएगा ही। अगर माल पहुंच गया तो सामने वाला बायर उसका पेमेंट करेगा, और अगर नहीं पहुंचा, बीच में कुछ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी विल पे, बीमा कंपनी भुगतान करती है। तो आज जो इंटरनेशनल मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, वो सब किसकी देन है? इंश्योरेंस कंपनी की देन है। चौथा पॉइंट देखिए अगला, वेयर हाउसिंग, गोदाम व्यवस्था। इसको भंडारण बोलते हैं। वेयर हाउसिंग मतलब भंडारण व्यवस्था, भंडारण व्यवस्था, वेयर हाउसिंग। जिस देश में, एरो लगा के लिखिए, जिस देश में जितनी अधिक भंडारण व्यवस्था होगी, उस देश में वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा। If the warehouse facility is prevails in the country in bulk quantity, if the warehouse facility is prevails in the country in bulk quantity, then market will be wide. Market of commodity will be wide. Otherwise, market will be narrow. जिस देश में भंडार व्यवस्था जितनी अधिक होगी, बाजार वस्तुओं का उतना अधिक विस्तृत होगा, और इसके अभाव में बाजार संकुचित होगा। आपने देखा होगा पेटेटो मतलब आलू 12 महीने मिलता है मार्केट में, एकदम फ्रेश बढ़िया, है ना। पर क्या उसका सीजन 12 महीने होता है? नहीं। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। आलू पूरे साल मिलता है बाजार में, ये किसकी देन है? शीतगृह। शीतगृह जानते हैं? कोल्ड स्टोरेज, एसी होता है। आप और हमारी तो क्या पोजीशन जो आलू की, आलू हमेशा एसी में रहता है, पोटैटो एयर कंडीशन, इसलिए एकदम फ्रेश आलू मिलता है हमेशा, ठीक है। तो ये वेयर हाउस की देन है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेयर हाउस के माध्यम से हम लंबे समय तक बेच सकते हैं, वेयर हाउसिंग। तो पहला पॉइंट लिखा दिया मैंने आपको, एडवर्टाइजमेंट। एक पॉइंट लिखा दिया आपको उसके बाद में फाइनेंस कंपनी,
या बैंकिंग, एक लिखा दिया वेयर हाउसिंग, एक लिखा दिया इंश्योरेंस कंपनी और वेयर हाउसिंग, 4 हो गए। 5वां लिख लीजिए और क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा बैंकिंग। तीसरा बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। चौथा पॉइंट वेयर हाउसिंग, गोदाम व्यवस्था। 5वां पॉइंट देखिए शेप एंड साइज ऑफ कम्युनिटी। ये यातायात के साधन लिख लो, सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन। When the source of transportation is prevails in bulk quantity in the country, यदि देश में यातायात के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, कौन सा? एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, जल, वायु और थल, जल, थल और वायु तीनों यातायात के साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, तो वस्तु का बाजार विस्तृत होगा। देन द मार्केट ऑफ कम्युनिटी विल बी वाइड, अन्यथा बाजार संकुचित होगा। अदरवाइज मार्केट विल बी नैरो। ठीक है। अगला पॉइंट शेप एंड साइज ऑफ कमोडिटी, वस्तु का आकार प्रकार। इफ द commodity is portable, the shape and size of commodity is portable, यदि वस्तु का आकार छोटा होता है एंड वैल्यूएबल तथा कीमती होता है, यदि वस्तु का आकार छोटा एवं कीमती होता है, इफ द साइज ऑफ कमोडिटी इज पोर्टेबल एंड वैल्यूएबल, द मार्केट विल बी वाइड, तो उसका बाजार विस्तृत होगा। अदरवाइज मार्केट विल बी नैरो, अन्यथा बाजार संकुचित होगा। पीसफुल एनवायरनमेंट, शांति व्यवस्था। पीसफुल एनवायरनमेंट, शांति व्यवस्था या शांति का वातावरण। इफ द पीसफुल एनवायरनमेंट इज क्रिएट इन द कंट्री, यदि देश में शांति का वातावरण होगा, देन मार्केट ऑफ कमोडिटीज विल बी वाइड, तो वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा। अदरवाइज मार्केट विल बी नैरो, अन्यथा बाजार संकुचित होगा। ठीक है ना। जहाँ पे अशांति है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ तो बाज़ार बहुत संकुचित होता है। आपने कश्मीर का नाम सुना होगा, बहुत अच्छा जगह है, मैं कई बार जाकर आया, पर कश्मीर में मार्केट अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट ज़्यादा है, आतंकवादी ज़्यादा है, वहाँ दिन में ही लूट के ले जाते हैं। वहाँ चोरी का टेंशन नहीं है, वहाँ डकैती डलती है। दिन में ही आते हैं, ट्रक लेकर आते हैं, कान पे नुक्की जैसा चुभाते हैं और सारा सामान ले जाते हैं। तो वहाँ के लोग सामान रखते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी काम नहीं करती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। शॉप वगैरह का इंश्योरेंस नहीं होता, दुकान का बीमा वगैरह नहीं होता, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है ना, इसलिए वहाँ के लोग दुकान में सामान ही नहीं रखते, बहुत कम। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट बता देता हूँ।
एक होता है, लिख लीजिए आप, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। कॉलम खींच दीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट सीरियल नंबर क्रमांक, सेकंड बेस आधार, तीसरा बाजार मूल्य मार्केट प्राइस, चौथा सामान्य मूल्य नॉर्मल प्राइस। ठीक है बेटा, लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मीनिंग, अर्थ। मार्केट प्राइस में लिखेंगे दोज प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तु का वह मूल्य या वह मूल्य जिस पर वस्तुएं बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध होती है। दोज प्राइस ऑफ गुड्स ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेलिंग। इट मीन्स, अर्थात द प्रेजेंट प्राइस ऑफ आर्टिकल, वस्तु का वर्तमान मूल्य। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या कहलाता है? आपका बाजार मूल्य कहलाता है। ठीक है। सामान्य मूल्य क्या होता है? नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस मीन्स, सामान्य मूल्य से आशय है अ प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु का ऐसा मूल्य विच आर कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, वस्तु का ऐसा मूल्य जो लंबे समय तक स्थिर होता है। इज कॉल्ड नॉर्मल प्राइस। ठीक। उसके बाद लिखिए आप टाइम पीरियड, समयावधि लिखिए। मार्केट प्राइस में लिखिए, बाजार मूल्य में लिखिए इट इज़ शॉर्ट टर्म पीरियड, यह अल्पकालीन होता है। और वहाँ लिखेंगे इट इज़ लॉन्ग टर्म पीरियड, यह दीर्घकालीन होता है। ठीक है। प्राइस फिक्सेशन, मूल्य निर्धारण। Price fixation is based on the supply of the goods. मूल्य निर्धारण वस्तु की पूर्ति पर निर्भर करता है। और उधर लिखेंगे प्राइस डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मूल्य निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। इफेक्ट, प्रभावित। मार्केट प्राइस इज इफेक्टेड बाय
मोस्टली इफेक्टेड बाय डिमांड ऑफ द कमोडिटी। बाजार मूल्य वस्तु की मांग से प्रभावित होता है। और वहाँ लिखेंगे नॉर्मल प्राइस इज इफेक्टेड बाय मोस्टली इफेक्टेड बाय सप्लाई ऑफ द गुड्स। सामान्य मूल्य वस्तु की पूर्ति से प्रभावित होता है। प्राइस, अगला पॉइंट, मूल्य, प्राइस, इट इज़ अ रियल प्राइस इन द मार्केट। यह वस्तु का वास्तविक मूल्य होता है। मार्केट प्राइस इज अ रियल प्राइस। और नॉर्मल प्राइस क्या रहता है? इट इज़ इमेजिनरी प्राइस, यह काल्पनिक मूल्य होता है। इट इज़ इमेजिनरी प्राइस, यह काल्पनिक मूल्य होता है। ठीक है, बना दिया आपको ये क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? 6 मार्क का आता है। रेखा चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन विद डायग्राम। एक्सप्लेन विद डायग्राम, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण मांग एवं पूर्ति के साम्य से स्थापित होता है। मांग व पूर्ति के साम्य से स्थापित होता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन with the equilibrium of demand and supply, with the equilibrium of demand and supply। ठीक है, जहाँ पर डिमांड सप्लाई आकर मिलेगी वहाँ पर ही प्राइस फिक्सेशन होगा, मूल्य निर्धारण होगा। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखा जाए तो खाली ये एक लाइन का उसका आंसर है 6 मार्क का, पर अब इसको समझाते हैं। लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, मांग के आधार पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, मांग के आधार पर। इसमें लिखेंगे हम, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर इंक्रीजेस, जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। When price of commodities are increases, then demand will be decreases। जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम होती है। And price is decreases, then demand will be increases। जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। When the price of commodities are increases, then demand will be decreases। If the demand प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर डिक्रीजेस, दैन डिमांड विल बी इंक्रीजेस। बेटा, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है, मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। इसे निम्न तालिका व रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। इसे निम्न तालिका व रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बना लेते अपन। लिखो, तालिका, टेबल,
प्राइस मूल्य, डिमांड मांग। पाँच, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। 5 रुपीज़ क्या है? लोएस्ट प्राइस है। जब मांग सबसे कम होगी तो मूल्य सबसे ज़्यादा, 500। भाव बढ़ते जाएंगे, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज, 400, 300, 200 आणि 100। ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 500, 400, 300, 200, 100। जब प्राइस लोएस्ट होगा तो डिमांड हाईएस्ट, प्राइस हाईएस्ट होगा तो डिमांड लोएस्ट। ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से बता देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डिमांड नीचे आती है, मूल्य ये 0 पॉइंट होता है, पाँच, 10, 15, 20, 25। ऐसे ही यहाँ सप्लाई, डिमांड 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है। करो, टेबल के हिसाब से करते हैं। व्हेन द प्राइस इज ₹5 देन डिमांड विल बी 500। जब मूल्य 5 रुपये होता है तो डिमांड 500। ठीक। फिर क्या बोला? व्हेन प्राइस इज 10 देन डिमांड विल बी 400। प्राइस 10 होगा तो डिमांड 400। ये देखिए 10, 15 तो 300, 300 तो 15, 20 तो 200, 10, 25 तो 100, 100, 25। ठीक है। ये एक डायग्राम बन गया, ये डिमांड कर्व। इनको आपस में हम मिला देंगे। मांग रेखा, डिमांड कर्व। ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम बना। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, दूसरा पॉइंट कॉपी में सब लोग बनाएंगे, है ना, क्योंकि यही सारी चीज़ें काम आनी है आपको। जल्दी से बना लो। हाँ जी। सेकेंड पॉइंट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, पूर्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, पूर्ति के आधार पर लिखिए। सप्लाई मीन्स पूर्ति का आशय, पूर्ति से आशय अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या से होता है। सप्लाई मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट। पूर्ति का आशय बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या से होता है।
ठीक है, लिखो व्हेन मतलब पहले लिखिए प्राइस एंड सप्लाई both are parallel. वस्तु प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज बोथ आर पैरेलल. वस्तु का मूल्य तथा उसकी पूर्ति दोनों समानांतर होती है. वस्तु का मूल्य तथा उसकी पूर्ति दोनों समानांतर होती है. प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बोथ आर पैरेलल. इट मीन्स अर्थात when the price of commodities are increases, जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है, then supply of goods is also increases, तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है. when price of commodities are decreases, जब वस्तु का मूल्य कम होता है, then supply is also decreases, तो पूर्ति भी कम होती है. देन सप्लाई इज ऑल्सो डिक्रीजेस, वस्तु की पूर्ति भी कम होती है. इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम. इसे निम्न तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं. इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम. इसे निम्न तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं. समझाओ, देखिए. सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई. पाँच, 10, 15, 20, 25 वही चीज़ है. प्राइस तो प्राइस इज लोएस्ट. जब प्राइस लोएस्ट होगा, मूल्य सबसे कम होगा, तो सप्लाई भी कम होगी. लोएस्ट 100. प्राइस जैसे ही बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई 200. अब तो आप ही बना सकते हो. 300. अगला बोलो 400. यस 500. गुड, वेरी गुड. ठीक. जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती, ये प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी. एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं कि देखिए, ईच एंड एवरी बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू अर्न मच मोर प्रॉफिट. हर एक व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है. ओके. अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. मार्जिन बढ़ेगा तो वो दुकान में ज़्यादा सामान रखेगा. वो चाहेगा हायर प्राइस पे ज़्यादा माल बिक जाए. और जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएंगे तो उसका प्रॉफिट कम होता जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट भी माल बेचने में कम होगा. यही कारण है कि सीज़न जो होता है ना, जैसे वीट का लेते हैं अपन, सीज़न होता है गेहूं का, तो सीज़न में क्या है, प्राइस बहुत कम होते हैं, तो सेलिंग प्राइस भी कम होते हैं. तो उस समय सेलर को बेचने में माल मज़ा थोड़ी आता है, क्योंकि उसको मार्जिन ही नहीं मिलता, प्रॉफिट ही नहीं मिलता. वो खाली बस परचेस करके और सब गोडाउन में भर देता है. एंड दे क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज इन द मार्केट. और बाज़ार में कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं. ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं. गेहूँ ही नहीं है, वीट नहीं है. और जब सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका भाव बढ़ता है. और जैसे जैसे भाव बढ़ता है वैसे उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है. प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल करेगा. धीरे धीरे वो निकालता जाता है माल, है ना. देखते हैं इसको डायग्राम से. जीरो,
ये गैपिंग सेम होना चाहिए, है ना, अंतर बराबर बराबर होना चाहिए। सो ठीक है, अब बना दो। जब प्राइस 5 रुपीज़ है तो डिमांड ये सप्लाई 100, 5 तो 100, 10 तो 200, 15 तो 300, 15 तो 300। आप ये डॉट डॉट लाइन खींचो तो ठीक है, नहीं खींचो तो ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 15 तो 300, 20 तो 400, 25 तो 500, अब आप देख रहे होंगे इसमें इन सब पॉइंट्स को मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हो गया आपका सप्लाई का, ठीक है। तीसरा लिखिए, थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग व पूर्ति का साम्य। इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग व पूर्ति का साम्य। इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग व पूर्ति का साम्य। अब इसमें एरो लगा के लिखिए, जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ लिखा था ना फर्स्ट आपने इन्वर्टेड कॉमा में, वो ऐसा कैसा लिखो, लिखो वस्तु का मूल्य निर्धारण, किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग व पूर्ति के साम्य से स्थापित होता है। द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन by the equilibrium of demand and supply, by the equilibrium of demand and supply, किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग व पूर्ति के साम्य से स्थापित होता है। इट मीन्स, अर्थात अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अर्थात एक ऐसा बिंदु जहां पर मांग व पूर्ति रेखा आपस में, अ पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक ऐसा बिंदु जहां पर मांग व पूर्ति रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, तो उस बिंदु को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट और प्राइस फिक्सेशन पॉइंट। तो उस बिंदु को साम्य बिंदु या मूल्य निर्धारण बिंदु कहते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट और प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट। उसे साम्य बिंदु या मूल्य निर्धारण बिंदु कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी शोन बाय फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम, इसे निम्न
तालिका व रेखा चित्र से दर्शा सकते हैं। इट कैन बी शोन बाय फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। इसे निम्न तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, मूल्य, मांग व पूर्ति। प्राइस 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। When the demand is ₹5, जब मांग ₹5 मतलब लोएस्ट प्राइस, व्हेन द प्राइस इज लोएस्ट देन डिमांड विल बी हाईएस्ट। जब मूल्य कम होगा तो मांग अधिक होगी। 500, 400, 300, 200, 100, जो पहला किया था फर्स्ट पॉइंट। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज। सप्लाई में उल्टा है, प्राइस कम तो सप्लाई कम, प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा। करो, प्राइस सबसे कम है लोएस्ट तो सप्लाई भी लोएस्ट। 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। ओके, इसमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। साम्य बिंदु अभी बताएंगे, जहाँ पर डिमांड भी 300 और सप्लाई भी 300, प्राइस 15। डायग्राम बना दो। मांग व पूर्ति। ठीक है, ये 0 पॉइंट होता माना। $100, $200, $300, $400, $500, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, करो शुरू। इन्होंने टेबल में बताया व्हेन द प्राइस इज ₹5 द डिमांड इज 500। जब ₹5 मूल्य था तो मांग 500 थी। ले आओ, जब 10 तो 400, 15 तो 300, 315, 20 तो 200, 200 तो 20,
25 तो 100 100 ठीक है। आपने देखा होगा कि ये बनिए ठीक, ये डिमांड करो। अब सप्लाई देखते हैं। 5 रुपीज़ तो 100, 5 रुपये तो 100, ये 5 रुपीज़ तो ये 100, 10 रुपीज़ तो 200, 10 तो 200, 15 रुपीज़ तो 300, ये 315, 20 रुपीज़ तो 400, 400, 20 रुपये, 25 तो 500, ये वाला इस प्रकार से क्रॉस हुआ। ओके, अब एक आया इक्विलिब्रियम पॉइंट। साम्य बिंदु किसको बोलते हैं? जहां पर मांग और पूर्ति रेखा आपस में आकर एक दूसरे को काटती है, मिल जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये लिख देंगे। इक्विलिब्रियम और प्राइस फिक्सेशन पॉइंट, इसको बोलते हैं साम्य बिंदु या मूल्य निर्धारण बिंदु, प्राइस फिक्सेशन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप देख रहे हैं प्राइस कितना फिक्स हो जाएगा? 15 रुपीज़ फिक्स हो जाएगा। अगर मूल्य 15 रुपये रहेगा 15, तो डिमांड भी 300 रहेगी और सप्लाई भी 300, मांग भी 300 रहेगी बाजार में और पूर्ति भी 300, तो दोनों कंडीशन में इक्वल रहेगा। ये होता है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। तो साथियों, मैंने आपको बताया प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, है ना। एक लिख लो, प्रश्न है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता कल्पना मात्र है? इस परफेक्ट कंपटीशन माइट, MYTH, माइट, क्या पूर्ण प्रतियोगिता कल्पना मात्र है? इज परफेक्ट कंपटीशन माइट? आंसर लिखिए। सम इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट, कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि परफेक्ट कंपटीशन इज माइट, पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है। परफेक्ट कंपटीशन इज ए एक्सट्रीम सिचुएशन, पूर्ण प्रतियोगिता एक अति स्थिति है। परफेक्ट कंपटीशन इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन, ESTREME, एक्सट्रीम, SITUATION, सिचुएशन, एक्सट्रीम। पूर्ण प्रतियोगिता एक अति स्थिति है
विच इज़ नॉट प्रिवेल्स इन द एक्चुअल लाइफ, जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्चुअल लाइफ, जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। बिकॉज पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए इसमें, असीमित क्रेता विक्रेता नहीं, नॉट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स कैन नॉट बी पॉसिबल इन द मार्केट। किसी भी बाजार में असीमित क्रेता व विक्रेता नहीं पाए जाते। अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। किसी भी बाजार में असीमित क्रेता और विक्रेता नहीं हो सकते। सिमिलर गुड्स, समान वस्तुएं, ऑल गुड्स कैन नॉट बी सिमिलर, सभी वस्तुएं एक समान रूप नहीं हो सकती। देयर आर सम प्रोडक्शन डिफरेंस, उनमें कुछ न कुछ उत्पादन अंतर अवश्य होता है। तीसरा, लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान का अभाव। लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान का अभाव। Buyers and sellers have not perfect knowledge about all the situation of the market. क्रेता व विक्रेताओं को बाजार की सभी स्थितियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। Buyers and sellers have not perfect knowledge about the commodity in all situations. सभी परिस्थितियों में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इफेक्ट ऑन प्राइस, कीमत पर प्रभाव। बायर्स एंड सेलर्स अफेक्टेड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्रेता व विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं। बायर्स एंड सेलर्स इफेक्टेड द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। क्रेता व विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, शासकीय हस्तक्षेप। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, शासकीय हस्तक्षेप। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज आल्सो इफेक्टेड द मार्केट। शासकीय हस्तक्षेप का भी बाजार पर प्रभाव पड़ता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात लागत। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो अफेक्टेड द प्राइस। यातायात लागत भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है। लिख दिए 4-5 पॉइंट। ये सब लिखे हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, उपरोक्त कथन के आधार पर। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, उपरोक्त कथन के आधार पर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इज माइट, MITH, पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है।
बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह वास्तविक समस्याओं के विश्लेषण और उसे समझने में सहायता करती है। क्योंकि यह वास्तविक समस्याओं के विश्लेषण, बिकॉज इट हेल्प्स फॉर एनालिसिस ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड इट। क्योंकि यह वास्तविक समस्याओं के विश्लेषण तथा उन्हें समझने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो बेटा ये आपका मार्केट प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी इसमें, है ना। और ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, आपका ख़त्म होता है परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन के साथ साथ आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वाला पोर्शन समाप्त होता है। कल से जो शुरू होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करेंगे। हैव ए नाइस डे।